स्टूडेंट टोटल एनर्जी के बारे में सीखते हैं। किसी भी सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होती है ये या तो काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये काइनेटिक एनर्जी होगी तो आगे तीन किस्म की हो सकती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल। मिसाल के तौर पर गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल, एटम बॉन्ड के साथ अटैच हैं और जब एटम ये बॉन्ड बना चुके तो फिर भी वो अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह घूम रहे होते हैं, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होते हैं। वाइब्रेशनल, ये बॉन्ड बना हुआ है और एटम इस तरह जैसे स्प्रिंग में करीब आ सकता है, दूर जा सकता है, इस तरह वाइब्रेशन हो रही है, कभी दूर जा रहा है कभी पास आ रहा है। तो इस तरह सॉलिड में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, ऑल बॉन्डिंग, सिस्टम में जितने भी बॉन्ड हैं, चाहे वो आयनिक हो, कोवलेंट हो, कोऑर्डिनेट हो, मेटेलिक बॉन्ड हो, या जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वॉन डेर वाल फोर्सेस, ये तमाम पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होती हैं। तो जब भी किसी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐड करें, जो टोटल एनर्जी बनेगी, इसी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है उस सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी। और आप इसे मेजर नहीं कर सकते, आप ई को मेजर नहीं कर सकते, कांट मेजर। भाई क्यों नहीं मेजर कर सकते? मिसाल के तौर पर आप ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसमें इंटरनल एनर्जी कितनी है, कितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, कितनी बॉन्डिंग है, कितनी ये एनर्जी है काइनेटिक, आपके पास कोई मेथड ही नहीं है कि आप इसे मेजर कर सकें। लेकिन आप डेल्टा ई मेजर कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो आप ई तो मेजर नहीं कर सकते, अब आ जाए डेल्टा ई पे। एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी हमेशा दो ही शक्लों में ट्रांसफर हो सकती है। किसी भी सिस्टम में एनर्जी है वो ट्रांसफर करना चाहता है या किसी सिस्टम से एनर्जी लेना चाहता है, वो हीट की शक्ल में एनर्जी दे सकता है या ले सकता है, वो वर्क की शक्ल में एनर्जी ले सकता है या दे सकता है। अब वो हीट की शक्ल में एनर्जी कब एक्सचेंज करेगा या ट्रांसफर करेगा? मिसाल के तौर पर सिस्टम का टेम्परेचर है 25 डिग्री, बाहर टेम्परेचर है 40 डिग्री। जब भी सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का फर्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो जाहिर बात है अब एनर्जी हीट की शक्ल में ट्रेवल करेगी। कहाँ से? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जानिब, जब तक बैलेंस ना हो जाए। तो एनर्जी हीट की शक्ल में उस वक्त ट्रेवल करती है जब सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाए। अब फर्ज करें सिस्टम का टेम्परेचर है जी 25 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर भी है 25 डिग्री सराउंडिंग का। अब एनर्जी हीट की शक्ल में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब आपको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए वर्क करना होगा, या तो सिस्टम पर वर्क करेंगे, जब आप उसे दबाएंगे ढक्कन को तो वो वर्क उसमें एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा, या सिस्टम खुद वर्क करे पहले तो फिर वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक हो गया। हीट को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और अगर हीट पॉजिटिव हो, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आपको नजर आए, तो आप कहेंगे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कि एंडोथर्मिक है। और अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो, आप कहेंगे कि हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वर्क केमिस्ट्री में जो लिया जाता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, क्योंकि फिजिक्स में आप वर्क का फार्मूला पढ़ते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, लेकिन केमिस्ट्री में तो ना आप फोर्स लगाते हैं ना डिस्टेंस, बल्कि केमिस्ट्री में आप प्रेशर लगाते हैं फोर्स की जगह और सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है डिस्टेंस की जगह, तो P डेल्टा V। वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क नेगेटिव कब होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब मैं आपको आसान सी मिसाल से समझा देता हूँ। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम। सिस्टम पर काम कौन करता है? हमेशा इंसान करता है।
मिसाल के तौर पर कोई गैस का सिलेंडर है ना, इसे आपने प्रेस करना है, दबाना है, तो सिस्टम पर काम है ना, ये कौन करेगा? इंसान करेगा। इंसान हमेशा अपने काम को पॉजिटिव समझता है। चाहे वो चोरी भी कर रहा हो तो कहेगा भी मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया। इंसान हमेशा अपने काम को मुस्बत समझता है, इसीलिए वर्क पॉजिटिव है ऑन द सिस्टम। ऐसे मिसाल से आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब आ जाए वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? सिस्टम का काम है, सिस्टम ने काम करना है, सिस्टम ने काम करना है आपके। ठीक है, सिस्टम ने काम करना है। जब भी सिस्टम काम करता है बहुत नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर गैस का सिलेंडर है, ये फट गया। जैसे ये फटेगा क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है, सिस्टम जब भी काम करेगा नुकसान होगा। एक दरिया है, सिस्टम है, ये सैलाब की शक्ल में बाहर आ गया, ये सिस्टम का काम है, क्या होगा? नुकसान होगा। तो वर्क डन बाय सिस्टम हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि इससे डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है। आपने इस मिसाल से याद रखना, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। अब होगी जी ये मिसाल, लेकिन अगर आप इस मिसाल से इसे ना याद करना चाहें, इसीलिए केमिस्ट्री में वर्क के साथ अक्सर आपको ये माइनस लगा हुआ नजर आएगा, माइनस पी डेल्टा वी। ये जरूरी नहीं होता, वर्क पी डेल्टा वी आप ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन केमिस्ट्री में आपको ये माइनस पी डेल्टा वी क्यों नजर आता है? इसकी वजह इसी चीज को समझाना है। मैं आपको समझा देता हूँ इसी बात को ऐसे। मिसाल के तौर पे सिस्टम है, इसका वॉल्यूम है 10 लीटर। आपने इसे प्रेस किया और इसका दूसरा वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। ठीक है, तो एक सिस्टम था, इसका वॉल्यूम था 10 लीटर, आपने उसे दबाया, उसका वॉल्यूम कर दिया 5 लीटर। तो सिस्टम को दबाना ये क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, सिस्टम को दबा रहे हैं, ऑन द सिस्टम है ये। अब आप यहाँ से डेल्टा वी निकालें, डेल्टा वी क्या बनेगा? V2 माइनस V1, 5 माइनस 10 माइनस 5 बन जाएगा ना। डेल्टा वी हमेशा V2 माइनस V1 करना है। अब आप इसका W निकालें, W इज इक्वल टू माइनस पी। पी तो वैसे ही पुट करते हैं, पी की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। डेल्टा वी है माइनस 5, तो क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये पॉजिटिव आंसर आ गया। और मैंने क्या सिखाया? वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक हो गया। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, मनफी नेगेटिव लगाने का मकसद ये है कि आपको पता लग जाए ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आएगा। और देखें इसकी दूसरी एग्जांपल, V1 फर्ज करें है आपके पास इस बार 10 लीटर और आपने गैस को एक्सपेंड कर दिया, V2 हो गया 20 लीटर। आप देखें इसका डेल्टा वी क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10, 10 लीटर। आपके डेल्टा वी आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा वी आया था नेगेटिव। तो डेल्टा वी जब पॉजिटिव आ गया तो गैस क्या हुई है? एक्सपेंड हुई है ना। गैस जब एक्सपेंड हुई है तो ये कौन सा वर्क है? वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया ना, फैली है गैस। ठीक हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आप W जो हमारे पास फार्मूला है जरा वैल्यू तो पुट करें, W इज इक्वल टू माइनस पी। डेल्टा भी हमारे पास आया 10, इस बार आपका W नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने देखा बाय सिस्टम क्या हो गया? नेगेटिव। मैंने यहाँ पे क्या सिखाया? बाय सिस्टम नेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये माइनस लगाने का मकसद है कि आप अपने साइन बना सकें, पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। तो स्टूडेंट देखिए, मैं दोबारा वापस अपनी बात पे आ रहा हूँ। मैंने कहा था एनर्जी ट्रांसफ़र होती है दो शक्लों में, या तो हीट की शक्ल में या वर्क की शक्ल में। तो अब इसी बात को मैं इक्वेशन की शक्ल में लिख रहा हूँ। एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हीट और वर्क की शक्ल में। ठीक हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या तो हीट होगी या वर्क। अगर वर्क जीरो हो जाएगा तो सारी हीट, अगर हीट जीरो हो जाएगी सारा वर्क। ठीक हो गया। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होने के दो ही रास्ते हैं। यहाँ से हमने अपनी बेसिक इक्वेशन बना ली, फिर आप इसे मजीद नई इक्वेशन बना सकते हैं। क्या? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। मैंने आपको सिखा दिया है कि वर्क को नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप वर्क नेगेटिव लेंगे तो आपको साइन का अंदाज़ा हो जाएगा ना, तो नेगेटिव लेना ज़्यादा बेहतर है वर्क। मैंने इस पर माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया।
अब जब मैंने इसमें माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया, हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन भी आप माइंड में रखिएगा, दोनों इक्वेशन ठीक है। तीसरी बात, अगर आप डेल्टा वी ज़ीरो कर दें, इस बात का मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम है, आप इसे ढक्कन को इतना टाइट कर दें कि वॉल्यूम जो पहला है एक्सपेरिमेंट के शुरू में, फर्ज करें 10 लीटर है, एक्सपेरिमेंट चाहे 1 घंटे का है चाहे 10 घंटे का है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट फाइनल वॉल्यूम भी 10 लीटर ही रहे और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी V2 माइनस V1, ये आंसर आएगा 10 माइनस 10 ज़ीरो। तो डेल्टा वी ज़ीरो हो जाए, आप वॉल्यूम को बढ़ने या कम होने ही ना दें। तो ये जो वर्क होता है ना, ये डेल्टा वी का मुहताज होता है। जब डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा, वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी की जगह ज़ीरो पुट किया, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ गया क्यू, और साथ में आपने छोटा सा वी लगा देना है। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम चेंज नहीं किया। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, एनर्जी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक हो गया स्टूडेंट? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी बना था। हमने अभी फर्स्ट लॉ से पहले इक्वेशन बनाई थी, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब मैं क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो क्यू को मैं यहीं पे रखता हूँ और ये माइनस पी डेल्टा वी उस साइड पे ले जाता हूँ इक्वेशन के। डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा ना। ये अपनी आसानी के लिए क्यू को लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं और इसे ऐसे राइट साइड पे डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक हो गया? अब आप देखें, ये जो मैंने फार्मूला बनाया है, यहाँ पे क्यू जिसे हीट कहा जाता है, इसकी जगह मैं लेके आ रहा हूँ डेल्टा एच जिसे इंथॉल्पी कहा जाता है। हम इंथॉल्पी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसे एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, या डेल्टा एच चेंज इन इंथॉल्पी, एक ही बात होगी। इंथॉल्पी एच और डेल्टा एच चेंज इन इंथॉल्पी। क्योंकि आप एच को मैयर नहीं कर सकते इंथॉल्पी को डायरेक्ट, जैसे इंटरनल एनर्जी है ना, आप डेल्टा ई निकालते थे, ई नहीं निकाल सकते थे, ऐसे आप एच नहीं निकाल सकते, आपको डेल्टा एच ही निकालना पड़ेगा, इसलिए डेल्टा लगाया जाता है। तो क्यू की जगह मैंने डेल्टा एच लगा दिया है, इंथॉल्पी। बाकी फार्मूला तो वही है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये हमने फार्मूला बना लिया इंथॉल्पी का। तो अब हम हीट को इंथॉल्पी कहा करेंगे। क्यों कहा करेंगे? इंथॉल्पी और हीट में क्या फ़र्क होता है, अभी हम सीख लेते हैं। इंथॉल्पी की डेफिनेशन बाद में बनाएंगे तो उसे सीख लेंगे। इंथॉल्पी फिलहाल इक्वेशन से देखें क्या है। इंथॉल्पी है एनर्जी एंड वर्क। तो इंथॉल्पी असल में दो चीज़ों का मजमुआ होती है, दैट इज एनर्जी एंड वर्क। यही इसकी पहली डेफिनेशन है। किसी भी सिस्टम की इंथॉल्पी क्या होगी? इट इज़ द सम ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक हो गया? अब इस इक्वेशन को यहीं पे छोड़ के हम इसके डिफरेंट केस बनाने जा रहे हैं। ये डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये तो आपने सीख लिया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई पी डेल्टा वी। हम दो केस बना लेते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, इन केस ऑफ गैसेज। ठीक हो गया? अब लिक्विड और सॉलिड में डेल्टा वी तकरीबन ज़ीरो होता है। इस बात का क्या मतलब? तो कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, अगर ये लिक्विड है तो फर्ज करें 1 लीटर आपके पास रिएक्टेंट था, आफ्टर प्रोडक्ट जो मर्जी केमिकल बन जाए, वॉल्यूम तकरीबन 1 लीटर ही रहेगा। तो अगर ये रिएक्टेंट सॉलिड है और जो भी उसका वॉल्यूम है, आफ्टर रिएक्शन जो मर्जी प्रोडक्ट बन जाए, वॉल्यूम उतना ही रहेगा तकरीबन। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी, जो आप V2 माइनस V1 करते हैं ना, ये V2 होता है फाइनल, ये V1, तो V2 माइनस V1 ज़ीरो आ जाएगा ना। तो सॉलिड या लिक्विड में डेल्टा वी तकरीबन ज़ीरो होता है। और जब डेल्टा वी ज़ीरो होता है तो आप इस इक्वेशन में ज़रा पुट कीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई आ जाएगा ना। तो सॉलिड या लिक्विड में इंटरनल एनर्जी और इंथॉल्पी एक ही चीज़ के दो नाम है, तकरीबन ये एक जैसी होती हैं। एनर्जी और इंथॉल्पी सॉलिड और लिक्विड में एक जैसी होती हैं, इनकी सेम वैल्यू होती है। लेकिन गैसेज में ऐसा नहीं होता। दोबारा देखें, गैसेज में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। गैसेज में आपने हर इक्वेशन को उसके मेयार पे परखना है। हर इक्वेशन में डिफरेंट जवाब आएंगे। मैंने 3 केस बना लिए।
पहला केस 2H2O आफ्टर रिएक्शन 2H2 प्लस O2, तो वाटर की डिकम्पोजिशन है। आप देखें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2 + 1 3। नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं, तो जितने मोल उतना ही वॉल्यूम। अगर रिएक्टेंट के मोल कम है प्रोडक्ट से तो रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी कम होगा प्रोडक्ट से, क्योंकि आपने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा है। ठीक है, आप ज़रा डेल्टा वी निकाल लें नंबर ऑफ मोल की मदद से। V2 - V1 3 - 2 1, डेल्टा वी आ गया पॉजिटिव। आप ज़रा फार्मूला लगाइए, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। P की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं तमाम केस में, P इज इक्वल टू 1 ATM आसानी के लिए। तो P तो 1 आ गया ना, डेल्टा V का आंसर क्या है 1। तो देखें हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E + 1। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब ये कि डेल्टा E में कुछ जमा करेंगे तो डेल्टा H बनेगा। डेल्टा E में कुछ जमा हो रहा है तो फिर ये बन रहा है, इसका मतलब डेल्टा H बड़ी वैल्यू है डेल्टा E से। ठीक हो गया। तो इस वाले केस में डेल्टा H बड़ा था डेल्टा E से, इंथैल्पी ज़्यादा है इंटरनल एनर्जी के मुकाबले में। अब आ जाए दूसरे केस पे। यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 3 + 1 4, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2। आप डेल्टा V निकालेंगे, V2 - V1 2 - 4 इज इक्वल टू -2, डेल्टा V नेगेटिव आ गया। अब आप फार्मूला लगाइए ज़रा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E P डेल्टा V। डेल्टा H आप निकालना चाहते हैं, डेल्टा E भी आप देखना चाहते हैं क्या है रिलेशन, और P आपने हमेशा 1 पुट किया, हमने शुरू में ले लिया है, और डेल्टा V क्या है -2। तो ये डेल्टा H आ गया, यहीं पे इसे सोल्व कर लेते हैं, डेल्टा H आ गया डेल्टा E -2 के। ठीक हो गया। तो भाई अब के क्या हुआ, डेल्टा E से कुछ माइनस करेंगे तो डेल्टा H बनेगा ना, इसका मतलब डेल्टा H कम है डेल्टा E ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा में से कुछ माइनस हो तो फिर ये बनेगा ना। ये हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया इसके। ठीक हो गया। तीसरा केस है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल बराबर है, डेल्टा V का आंसर 0 आएगा, लाइक लिक्विड एंड सॉलिड जहाँ हमने किया था ये 0 आया था। तो डेल्टा H बराबर आ जाएगा डेल्टा E प्लस ये डेल्टा V 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0, डेल्टा H बराबर आ गया डेल्टा E के। इस बात का क्या मतलब भाई, हर केस में डिफरेंट जवाब आए हैं। अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो, इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी सेम होती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हो या वॉल्यूम कम हो रहा हो तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी इंथैल्पी से। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो सिस्टम का तो इंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी इंटरनल एनर्जी से। ठीक हो गया। तो ये नहायत ही अहम है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E। स्टूडेंट देखें कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। विच इज़ करेक्ट फॉर द रिएक्शन 2Ag + ½ O2 2Ag2O। तो रिएक्शन जो मर्जी आ जाए, आपने उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ही देखने हैं और केमिकल देखने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 रिएक्टेंट है 2.5 और प्रोडक्ट बना है 2। आप डेल्टा V निकालें ज़रा, V2 - V1, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करने, 2 - 2.5, ये आ गया जी 0.5, किसका नेगेटिव का डेल्टा V। ठीक है। जब आपके पास डेल्टा V नेगेटिव आ गया तो अब आपने फार्मूला लगाना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E P डेल्टा V। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, P की वैल्यू तो 1 माइनस डेल्टा V कितना है 0.5। इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब डेल्टा E से कुछ माइनस होगा तो ये बनेगा ना, तो डेल्टा E ग्रेटर है डेल्टा H से। ये इसका ऑप्शन ठीक था। सेकंड क्वेश्चन देखें। अब मैंने इसके ऑप्शन तो नहीं बनाए, ऑप्शन तो सब में सेम ही होंगे ना ये वाले। अब सेकंड क्वेश्चन देख लें। CaCO3 Ca और CO2 बन रहा है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल देखने हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं रिएक्टेंट के 1 है, डेल्टा V देखना है, 2 - 1 1 पॉजिटिव आ गया ना। तो डेल्टा V पॉजिटिव किस केस में आता है, इस वाले में डेल्टा H ग्रेटर होगा डेल्टा E से। आप इसे याद भी रख सकते हैं ना, पॉजिटिव डेल्टा V है ये केस, नेगेटिव डेल्टा V है ये केस, 0 डेल्टा V है ये केस। ये देख लें, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल है 3, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल है 3, तो डेल्टा V क्या आ गया 0। कौन सा केस बन गया,
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो इस तरह आप इसे याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा, कर सकते हैं याद। अगर याद नहीं भी रखना तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया। हमने इंथाल्पी के शुरू में Q को रिप्लेस कर दिया था डेल्टा एच से। तो मैंने कहा था Q हीट होती है और जो आप इसे इसकी जगह डेल्टा एच इंथाल्पी भी लिख सकते हैं। तो हम ये डेल्टा एच इंथाल्पी ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, यूज्ड मोर इन केमिस्ट्री। हीट को केमिस्ट्री में कम इस्तेमाल किया जाता है Q के साइन को, और डेल्टा एच को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी रिएक्शन देखेंगे उसके साथ डेल्टा एच लिखा होगा, क्यों नहीं लिखा होगा। मिसाल के तौर पर ये है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन C+O2 CO2, इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू है -393 किलो जॉल पर मोल। तो भी डेल्टा एच की वैल्यू क्यों दी है, क्यू की वैल्यू क्यों नहीं दी, हालांकि क्यू भी हीट को कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ लें इसका जवाब आ गया। तो स्टूडेंट हमने इंथाल्पी की डेफिनेशन देखी थी। इंथाल्पी क्या है, इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मैंने इस बार डेल्टा भी यूज़ नहीं किया, डेल्टा मैं बाद में यूज़ करता हूँ। तो अब इस पूरी इक्वेशन का जिसे मैंने विदाउट डेल्टा बनाया है, मैं इसका डेल्टा लेने जा रहा हूँ। डेल्टा एच हो जाएगा चेंज इन इंथाल्पी, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा पी वी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, डेल्टा एच तो वैसे ही रहेगा, डेल्टा ई भी वैसे ही रहेगा। जो डेल्टा पी वी है, इसे आप जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो उनका ये डेल्टा आप ऐसे यूज़ करें कि पहली वैसे दूसरे का डेल्टा प्लस दूसरी वैसे पहले का डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। आप अगर डेल्टा पी ज़ीरो कर दें, इस बात का मतलब है अगर आपका पहला प्रेशर था 1 atm, एक्सपेरिमेंट के बाद आपने प्रेशर दोबारा देखा 1 atm, डेल्टा पी ज़ीरो, तो आपकी इक्वेशन ये डेल्टा पी वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये इक्वेशन हमने बार बार इस्तेमाल की है। तो ये इक्वेशन उस वक्त बनती है जब आपको डेल्टा पी ज़ीरो करना पड़ता है। ठीक है, अब डेल्टा पी ज़ीरो करने से मुराद क्या है, आप प्रेशर को चेंज ना करें। केमिस्ट्री में प्रेशर को चेंज किया ही नहीं जाता। डेल्टा पी ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, उसकी वजह क्या है, कुदरत ने जो प्रेशर दिया है ना 1 atm का, हम केमिस्ट्री में तमाम काम इसी प्रेशर पे करते हैं। एक बीकर है, आप इसमें कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, आप प्रेशर वही यूज़ करेंगे जो हवा का प्रेशर है 1 atm। ना ही केमिस्ट्री में आप वैक्यूम इस्तेमाल करते हैं, ना ही केमिस्ट्री में आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वैक्यूम से प्रेशर कम किया जाता है, प्रेशर कुकर से बढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में इन्हें बहुत बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। 99.9% आप रिएक्शन ऐसे ही करवाते हैं ओपन। तो जब आप रिएक्शन ऐसे ही करवाते हैं, प्रेशर तो 1 atm ही रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा पी ज़ीरो है। तो डेल्टा पी ज़ीरो होने की वजह से आपका ये फार्मूला बन गया। और अब हमने आज ही पढ़ा था डेल्टा ई का एक फार्मूला। डेल्टा ई क्या होता है, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। आज ही हमने बनाया, लास्ट स्लाइड देख लीजिएगा। पी डेल्टा वी वैसे ही, तो ये कैंसिल आउट हो गए। डेल्टा एच किसके बराबर बन गया, क्यू। आपने स्मॉल पी लगा देना क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। तो अब आप समझिएगा क्यू, आम हीट और इंथाल्पी में क्या फ़र्क है। आम हीट को ही इंथाल्पी कहा जाता है जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड इंथाल्पी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आप इंथाल्पी ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में 99.9% काम आपका हमेशा किस प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा पी ज़ीरो पे। तो आप इसीलिए इंथाल्पी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हमने दो फार्मूले बना लिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ये भी हमने आज ही बनाया। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंथाल्पी चेंज, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी चेंज। स्टूडेंट, इन जनरल जब आपको कोई इक्वेशन ही ना दी जाए और डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन पूछ ली जाए, ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, आपके पास कोई इक्वेशन ही नहीं है, ना आपको पता है केमिकल हैं क्या, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, तो इन जनरल भी आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। इस फार्मूले से कैसे निकालें, देखिए डेल्टा ई में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो डेल्टा एच बन रहा है ना, इस बात का मतलब डेल्टा एच ग्रेटर है डेल्टा ई से। ठीक है, डेल्टा ई में कुछ ऐड करेंगे तो ये बनेगा। अब डेल्टा एच हमने क्या बनाया, क्यू पी।
डेल्टा ई हमने क्या बनाया, क्यू बी। तो क्यू बी ग्रेटर है क्यू बी से, ये जनरल है जब आपको इक्वेशन ना दी जाए। स्टूडेंट डिफरेंट एंथैल्पीज डिस्कस करते हैं। इन्हें स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे पहले एंथैल्पीज के साथ स्टैंडर्ड का वर्ड क्यों आता है? क्योंकि आपने इन तमाम में कंडीशन स्टैंडर्ड रखनी है। कंडीशन स्टैंडर्ड क्या होती है? प्रेशर आपका 180 होना चाहिए, क्योंकि एंथैल्पी तो हम 180 प्रेशर पे डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री या 298 केल्विन, और केमिकल स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए तमाम। अभी स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? वो स्टेट जिसमें नेचुरली केमिकल पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? गैस, क्योंकि नेचर में गैस की शक्ल में पाया जाता है। नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? गैस। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगी? सॉलिड, क्योंकि नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक हो गया, ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। तमाम में कंडीशन यही होंगी, तो इन्हें बार बार डिस्कस नहीं किया जाएगा, एक बार बता दिया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप सबसे पहले समझें, ये जो मैंने रेड किया है, किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमडी कैट में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगा, कभी एक्सो नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होती है न्यूट्रलाइजेशन हमेशा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती क्या है? किसी भी रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। आपने ये नहीं देखना रिएक्शन कौन सा है, जो मर्जी रिएक्शन हो, सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट, और ये बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक होना चाहिए। ये होगी जी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना रहा है, इसकी ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इतनी हीट इवॉल्व हो रही है। ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है किसी और रिएक्शन में। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड का एक मोल बने, 1 मोल बनना चाहिए, ठीक है, जिस मर्जी केमिकल का बन जाए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, डेल्टा H - 393, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, डेल्टा H - 692, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इन तमाम एंथैल्पी के यूनिट यही होते हैं सेम, किलो जूल पर मोल। तो एक बार मैंने लिख दिया, बाकी ऐसे ही आप समझिएगा। देखें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की निशानी क्या होगी? निशानी ये है, ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म, सिर्फ एक केमिकल बन रहा होगा। ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म, जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक MgO बन रहा है, तो ऊपर वाले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी एक वाटर बन रहा था ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एग्जांपल में भी आ सकती है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है ये वाला। जब भी रिएक्शन हो रहा है उसे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। एटोमाइजेशन में भी रिएक्शन होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी होगी। न्यूट्रलाइजेशन में भी रिएक्शन होता है ना, तो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है। कंबस्टन में भी रिएक्शन होता है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी है। तो ये तमाम की तमाम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल में भी आ सकती हैं। लेकिन जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का बनना ये रिएक्शन नहीं होता, ये तो मिक्सचर होता है ना सोल्यूशन। तो आप एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं कह सकते, बाकी तमाम को आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये बात हुई क्लियर? अब देखें आगे। मिसाल के तौर पर मैंने एक इक्वेशन बनाई, NaCl ZnSO4, ये ZnCl2 प्लस और क्या बनेगा, Na2SO4। तो क्या ये वाली इक्वेशन, इसमें जो हीट इवॉल्व हो, फॉर एग्जांपल इसका डेल्टा H है प्लस X फॉर एग्जांपल, तो भाई क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी? ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म। निशानी क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की? सिर्फ एक केमिकल बने। यहाँ पे 2 किस्म के केमिकल बन रहे हैं, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, डेल्टा HF आप इसे नहीं कह सकते। लेकिन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ज़रूर है,
क्योंकि रिएक्शन तो हो रहा है ना। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा हो किसी किस्म का, आप उसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, बात हुई क्लियर। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में किसी भी चीज़ का एक मोल एटम बनेगा गैसियस स्टेट में। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी हाफ H2 मॉलिक्यूल, आप इसे तोड़ के हाइड्रोजन गैस की शक्ल में एटम बना दें। इसकी जो भी वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, प्लस 216 किलो जूल पर मोल। और ये है जी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द गैसियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो ये एटम हमेशा गैस की शक्ल में बनता है, ये होगी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जैसे नाम से जाहिर है, आपने किसी भी एसिड को किसी भी बेस के साथ मिलाया और इसके नतीजे में 1 मोल वाटर का बना दिया। बाकी जो Na और Cl है वो नहीं बनता, वो केटाइन और एनाइन पानी में अलहदा रहते हैं। तो इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा 1 मोल वाटर बना करेगा। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम बेस टू गिव 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लें होती है -57 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल। ये हमेशा कांस्टेंट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। इंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन हमेशा नेगेटिव होगी। अब आ जाए इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। नाम से ज़ाहिर है कोई केमिकल आप बर्न करेंगे, किसी भी केमिकल का 1 मोल आपने जलाना है। जलने का अमल हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, तो आपने ऑक्सीजन ले ली एक्सेस में जितनी चाहिए। इससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और ये हमेशा नेगेटिव होगी, -1368 किलो जूल पर मोल। ये हमेशा नेगेटिव होगी। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें इसकी निशानी क्या है? निशानी ये है कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आपको नजर आए, बाकी जो मर्जी रिएक्टेंट हो, और प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नजर आए, बाकी जितने मर्जी प्रोडक्ट हो, तो ये इसकी निशानी, आप उसे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की कैटेगरी में लिख सकते हैं। अब आ जाए जी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूशन बना करेगा। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, इसमें दोनों केस हैं, इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। आपने क्या करना है, 1 मोल सॉल्यूट लिया करना है हमेशा 1 मोल, और इसे एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालना है। सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में लेना है और ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया। जब आपका सोल्यूशन तैयार हो गया तो इसमें हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 एग्जांपल है। अमोनियम क्लोराइड जब आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और सोडियम कार्बोनेट को जब आप पानी में हल करते हैं इसमें हीट इवॉल्व होती है। किलो जूल पर मोल साथ में लिख लीजिएगा। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। स्टूडेंट हम देखें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अब मज़ीद कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल ऑफ कंपाउंड का बनना है फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मिसाल के तौर पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना रहे हैं, तो इसकी डेल्टा H -393 है। इसी तरह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की भी वैल्यू देख चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव। जितनी वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा हो, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, उतना प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर पॉजिटिव, जितनी वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा हो, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, उतना प्रोडक्ट लेस स्टेबल बनेगा। इस बात को हम डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला केमिकल है X, जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -200, मतलब X बना तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई। हमारे पास केमिकल Y है जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -100, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, तो X में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई ना। यही मैंने आपको बताया, मोर नेगेटिव मोर स्टेबल इज़ द प्रोडक्ट। आप कह सकते हैं X ज़्यादा स्टेबल है Y के मुकाबले में। ठीक है, अभी इसकी वजह क्या है, ये ऐसा होता क्यों है कि जितनी एनर्जी रिलीज़ हो उतना प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल क्यों बनता है रिएक्टेंट, और मैंने इसे बनाया प्रोडक्ट। मैं सेम रिएक्टेंट लेके 2 प्रोडक्ट बना देता हूँ डिफरेंट रिएक्शंस में। हर केमिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट करें रिएक्टेंट की एनर्जी है 200। ये जो पहला प्रोडक्ट बना
इसकी एनर्जी है फ़र्ज़ करें 50, ये 50 एनर्जी अपने पास रखेगा, बाकी रिएक्टेंट की एनर्जी बाहर फेंक देगा, तो -150 एनर्जी इसमें रिलीज हुई। यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी 200, फ़र्ज़ करें ये जो प्रोडक्ट बना इसकी एनर्जी थी अपनी 150, ये 150 एनर्जी अपने पास रखेगा, बाकी 50 बची, ये 50 बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई, इसमें एनर्जी कम रिलीज़ हुई। जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हुई उसमें प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी क्या है, कम है ना। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम से मुराद क्या है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। बूढ़े की एनर्जी कम होती है और बूढ़े की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एनर्जी कम है, बूढ़े को जहाँ बैठाएं पूरा दिन वहीं बैठा रहेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, स्टेबल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी कम थी इसलिए उसने बाहर ज़्यादा फेंकी, अपनी प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए उसने बाहर कम फेंकी। तो बाहर जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो इसका क्या मतलब, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी कम है। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, तो बहरहाल आप इसे ऐसे याद रखिएगा, जितनी एनर्जी ज़्यादा उतना प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। देखें इसे क्वेश्चन मज़ीद करते हैं। हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ए की है, बी की है, सी की है और डी की है। हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बना लेते हैं, विदाउट एनी ऑप्शन खुद ही बना लेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, जितनी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल, तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल आएगा, इसके बाद बी आएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू कम वाला ज़्यादा स्टेबल होगा डी, और उसके बाद जितनी पॉजिटिव बढ़ती जाए उतनी स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ये ए आ गया। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच डेल्टा एच एफ इंडिकेट द प्रोडक्ट इज मोस्ट स्टेबल। आपने देखना है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो माइनस में। ये नेगेटिव 94 है, ये नेगेटिव -231 है, प्लस है और ये प्लस है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। विच डेल्टा एच एफ इंडिकेट दैट प्रोडक्ट इज़ द लीस्ट स्टेबल। जिसमें प्रोडक्ट सबसे कम स्टेबल है वो बताएं। तो कम स्टेबल कब होता है, मोर पॉजिटिव वैल्यू लेस स्टेबल प्रोडक्ट। तो अब आपने मोर पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक हो गया, नोट की शक्ल में बात याद रखिएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। तमाम एलिमेंट जब भी स्टैंडर्ड स्टेट में बने, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, गैस फॉर्म में बनता है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन की गैस है, नाइट्रोजन है, ये इनकी फॉर्मेशन हमेशा 0 होगी एलिमेंट की। एलिमेंट एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं, एलिमेंट की फॉर्मेशन 0 क्यों है, क्योंकि एलिमेंट कुदरत ने बना दिए हैं। ऑक्सीजन हवा में मौजूद है, नाइट्रोजन हवा में मौजूद है, कुदरत इन्हें बना चुकी। तो जब कुदरत इन्हें बना चुकी तो अब इनकी फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बन चुके हैं, तो इनकी फॉर्मेशन 0। स्टूडेंट, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ कॉन्सेप्ट सीखें। डेल्टा एच एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमेशा नेगेटिव होती है। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर फॉर्म के डायरेक्ट होती है। इस बात का मतलब ये, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतनी ज़्यादा होगी जितने वाटर ज़्यादा बनेंगे। मिसाल के तौर पर HCl और NaOH के मिलने से एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है ना, तो जब एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा डेल्टा एच कितनी होगी, -57 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल। H2SO4 में 2 H होते हैं और आपने NaOH 2 ले लिए तो 2 वाटर बनेंगे ना, इसकी डेल्टा एच कितनी हो जाएगी भाई, इसके मुकाबले में डबल हो जाएगी, -57 मल्टीप्लाइड बाई 2 डबल होगी ना। तो जितने वाटर ज़्यादा बने उतनी डेल्टा एच एन ज़्यादा। H3PO4 में 3 H और 3 OH है ना इसके पास, तो आपके 3 वाटर बनेंगे, तो इसकी डेल्टा एच कितनी हो जाएगी, इसकी डेल्टा एच एन -57 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने 3 केस बनाए हैं, बोथ स्ट्रॉन्ग। अगर आपका एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो तो डेल्टा एच की वैल्यू -57.4 हुआ करती है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए वीक बेस, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए वीक एसिड हो जाए, तो अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया और वीक बेस NH4OH ले लिया। अब के डेल्टा एच -57 नहीं होगी बल्कि इससे कम होगी, लेस देन -57। कितनी कम होगी वो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, हर केस में डिफरेंट होगी। या अगर आप ले लेते जी वीक एसिड CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इस बार भी डेल्टा एच लेस देन -57 होगी। अगर आप दोनों ही वीक ले लें,
मिसाल के तौर पे आपने ले लिया NH4OH एंड एसिटिक एसिड, वीक बेस है और वीक एसिड है। अब के डेल्टा H मज़ीद कम हो जाएगी, बहुत बहुत कम। ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इस वाले की सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फिर इसकी हमने ऑर्डर बना लिया। स्टूडेंट, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में फ़र्क समझें, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन तो अभी हमने डेफिनेशन देख ली। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का 1 मोल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो गैसियस फॉर्म में, जब आप इसे वाटर में या किसी सॉल्वेंट में हल करके, सॉल्वेंट अमूमन वाटर ही हुआ करता है ना, ठीक है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का सॉल्वेंट में हल करके सॉल्यूशन बना लें, ये है जी इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो फिर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है? अब आपने 1 मोल कोई भी सब्सटेंस नहीं लेना, अब आपने गैसियस आयन लेना है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयन है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। आपने 1 मोल गैसियस आयन लेना है और इसे आपने पानी में हल करना है। ये है जी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, रिलीज होगी। इसमें रिलीज या एब्जॉर्ब दोनों हो सकती हैं, और कोई भी सब्सटेंस लेके किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे पानी में, किसी और सॉल्वेंट में आप उसे ऐड करके सोल्यूशन बना दें। स्टूडेंट, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का भी एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। हमने देखा था इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन हमेशा क्या होगी, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, और इसमें निशानी क्या थी? ऑक्सीजन रिएक्टेंट और कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रोडक्ट हुआ करेगा। ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रोडक्ट। तो बाकी रिएक्टेंट भी हुआ करेंगे साथ में, फ्यूल वगैरह, और प्रोडक्ट वाटर भी हो सकता है साथ में। तो कॉन्सेप्ट ये है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की वैल्यू डायरेक्ट होती है नंबर ऑफ कार्बन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जितने कार्बन हो उतनी ये ज़्यादा बनेगी। मिसाल के तौर पर ये रिएक्टेंट है CH4, इसमें 1 कार्बन है। ये रिएक्टेंट है C3H8, इसमें 3 कार्बन है। तो भाई जिसमें 3 कार्बन है इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसमें 1 कार्बन है उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक हो गया। तो ये नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है। अब देखें, इसी से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड। विच हैज़ हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, किसकी ज़्यादा है? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट में जितने मर्जी एटम हो, आपने एक एटम को ही लेना होता है, एलिमेंट का हमेशा एक एटम ही लेना होता है। तो ग्रेफाइट में 1 कार्बन ही आपने कंसीडर करना है। तो इसमें 1 कार्बन, मीथेन में भी 1 कार्बन, अल्कोहल में 2 कार्बन, और तमाम की सेम तो नहीं है क्योंकि अल्कोहल में कार्बन बढ़ गए, लिहाजा इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच हैज़ लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन।